वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन रहता है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। काफ़ी कुछ प्रश्न यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो डाल दी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाई इज लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट? करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है ये बच्चों में रुचि विकसित करता है, ऑप्शन बी है अनुशासन बनाए रखता है, ऑप्शन सी है बच्चों को व्यस्त रखता है, ऑप्शन डी है सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है। तो मैंने इन प्रश्नों को हल करने का एक आपको फॉर्मूला बताया हुआ है और काफ़ी हेल्प करेगा आपको ये फार्मूला। देखिए, आपको इन प्रश्नों में जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है इन ऑप्शंस में से। इनमें जो ऑप्शन होते हैं लगभग अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हम सोचते हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई होती है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सारे सही होते हैं, लेकिन हमें सारे सही नहीं बल्कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है फिट एज ए टीचर पर्सनैलिटी और एज ए स्टूडेंट्स के लिए आपके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको इलेक्ट करना होता है। तो देखिए, करके सीखने की हम बात करते हैं इस प्रश्न में कि करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं या बच्चे करते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्ट से उन चीज़ों को करते हैं। कोई भी काम होता है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमने बुक उठाई और बुक से पढ़े जा रहे हैं और उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं। तो बच्चे क्या होते हैं 5-10 मिनट तक आपको सुनेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उनका ध्यान इधर उधर जाना शुरू हो जाता है, तो वो इफेक्टिव लर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि उन्हें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी होती है। कुछ एक्टिविटी देकर या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करवाकर, उनसे करवाकर, तो उसमें क्या होते हैं वो बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। तो इसलिए करके सीखना जो है महत्वपूर्ण है और ये जो हम करके सीखते हैं ये हमें लॉन्ग टर्म तक जो है वो याद रहता है। इसलिए जो करके सीखना है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ये बच्चों में रुचि विकसित करता है। क्या करता है? लर्निंग बाय डूइंग क्या करता है? बच्चों में रुचि विकसित करता है। ये जो भी प्रश्न मैं आप लोगों से डिस्कस करवा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं उसमें ये प्रश्न आए हुए हैं और रिपीट होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वाइड एरिया है नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है सिमिलर ही आता है पहले के एंट्रांस एग्ज़ाम जो हुए हैं उससे ही उठा के जो है यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो पुराने जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी अप्रोप्रिएट रहते हैं आपके आने वाले एंट्रांस एग्जाम के लिए। तो एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है टीचिंग एप्टीट्यूड के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करवा रहा हूँ और आपको अप्रोच भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन के जो प्रश्न होते हैं इनको हल करना है। तो उम्मीद है आप लोग समझ भी रहे होंगे कि किस तरीके से इनको जो है अटेंड करना होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंद्रियां क्या होती है। सेंसेस किसको कहते हैं? हमारे आंख होगी जिससे हम देखते हैं, हमारे माइंड तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। हमारी जीभ होगी जिससे हमें स्वाद आता है और हमारे माइंड तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। हमारे कान हो गए जिससे हम सुनते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड तक पहुंचती है। ये सब जो है क्या है? सेंसेस है, इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों का डेवलप होना जो है क्यों जरूरी होता है, प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इससे आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, फॉर ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट, और खुशी प्राप्त करने के लिए जो है इंद्रियों का विकसित होना जरूरी है। अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती है, जो अदर लर्निंग्स है डिपेंड ऑन देम। इंद्रियों की विकसित होने पर जो है अन्य शिक्षाएं जो इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी है शारीरिक सेहत के लिए। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आप पूछेंगे कि किस प्रकार से जो है अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करेंगी। देखिए, अगर आपको दिखाई कम देता है या दिखाई नहीं देता है तो ओब्वियसली आपकी जो एजुकेशन है, जो लर्निंग है वो प्रभावित होगी। अगर आपको कम सुनाई देता है या सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता है तब भी आपकी शिक्षा जो है, आपकी जो लर्निंग है वो इस पर डिपेंड करती है, आपको लर्निंग में दिक्कत आएगी। तो इसलिए इंद्रियों का विकसित होने का जो सबसे मेन डेवलपमेंट जो महत्व है क्या है कि जो अन्य शिक्षाएं हैं इस पर निर्भर करती है। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अच्छा, बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सर्वांगीण मानसिक विकास के लिए देखिए, अगर आपने यहाँ पर सर्वांगीण लगा दिया है, ऑलराउंड लगा दिया है और साथ में मानसिक लगा दिया है, तो ये ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर्वांगीण विकास में आपका मानसिक विकास भी होता है और फिजिकल विकास भी होता है, मतलब जो आपका शारीरिक विकास और साथ में मानसिक विकास जो होता है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट में आता है। आपका पूरी तरह से विकास होना चाहिए, मन से भी और शरीर से भी, तो उसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर्वांगीण मानसिक विकास लिखा हुआ है, मेंटल लगाया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, खुशी प्राप्त करने के लिए, देखिए इंद्रियों का डेवलप होना खुशी प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है, इसका रिलेट नहीं है ये ऑप्शन, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। शारीरिक सेहत के लिए, शारीरिक सेहत के लिए भी जो सेंसेस का डेवलप होना इंटर रिलेट नहीं कर रहा है, कि आपकी जो इंद्रियां हैं ये विकसित हो रही है, जिससे कि आपकी शारीरिक सेहत जो है इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है, पर ऐसा नहीं है। इसका जो आपका इंद्रियां डेवलप हो रही है, इसका जो है अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती है, इसलिए इनका महत्व है बहुत ज़्यादा एजुकेशन की फील्ड में। समझ गए होंगे आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एनएलएम स्टैंड फॉर, एनएलएम स्टैंड्स फॉर, एनएलएम का क्या फुल फॉर्म होती है? एनएलएम की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ये इससे रिलेटेड हम कुछ एक और भी डिस्कस कर लेते हैं, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो ये आया था 1988 में आया था। क्या था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था वो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आया था। किसको? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आया था। अब आप पूछेंगे सर प्रौढ़ शिक्षा क्या है? अडल्ट एजुकेशन है, जो 18 साल से अबव वाले हैं उनके लिए जो है प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया था। और कब आया था? 1988 में आया था। प्रश्न रिपीट हो सकता है, स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही एक और याद रखना आपने, पेपर में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको कहते हैं। जैसे कि हम लोग टीचिंग एड जो बोलते हैं, जैसे कि चार्ट ले गए, मॉडल ले गए बच्चों को समझाने के लिए, और भी बहुत सारा, तो उसको TLM बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको कहते हैं। बाकी ऑप्शंस इसके गलत है, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो सही आंसर है एनएलएम स्टैंड्स फॉर नेशनल लिटरेसी मिशन, डायरेक्ट क्वेश्चन था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का, आपकी टीचिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट चेक की जाएगी इसमें, कि आपके पास कितने जो है टीचर बनने के गुण हैं। आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है। प्रश्न है, आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? देखिए आपके पास एक क्लास है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों है, प्रश्न ये बोल रहा है, और आपने उनके बीच में कोऑपरेशन जो है वो डेवलप करना है। देखिए ये प्रश्न वैसे आया हुआ है इक्वालिटी से, कि एक जो सही शिक्षक होता है वो इक्वालिटी लेकर चलता है, मतलब कि लड़के और लड़कियां समान, और इसी से इक्वालिटी से प्रश्न आया हुआ है। और आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें चेक की जाएगी कि आपका कितनी एफर्ट लगाते हैं इस प्रश्न को। देखते हैं किस प्रकार से। ऑप्शन ए जो है हमारा, माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना। आप लोगों ने जो लड़के और लड़की उनके बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए आप माता पिता से जो है वो चर्चा करेंगे इसके लिए, कि लड़के और लड़कियां के बीच में कोऑपरेट करना है, सहयोग बढ़ाना है। लड़कों और लड़कियों को एक बेंच साझा करना, आप लोग कहेंगे कि लड़के और लड़कियां जो है वो एक ही सीट पर बैठें, इंटरमिक्स होकर बैठें। अगर ऑप्शन सी की हम बात करें, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, तो एक साथ कार्य करने की बात कर रहे हैं, कि कोई काम है और उसको करने के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही एक साथ काम करवाया जाए उनसे। पाठों में समानता के बारे में बात करना, जो आप पढ़ा रहे होंगे, लेक्चर दे रहे होंगे, जो पाठ आप लोग पढ़ा रहे होंगे, उस लेक्चर में, उस पाठ में जो इक्वालिटी के बारे में विषय में बात करना। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही और अप्रोप्रिएट आंसर है वो है, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आप पूछेंगे कि सर ऑप्शन सी क्यों है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्यों है? देखिए स्कूल या कॉलेजेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती रहती है, जैसे कि एनसीसी एनएसएस को लेकर, तो उसमें क्या होता है, वो कोऑपरेशन बढ़ाने की ही एक जरिया है, जिसमें आप एनएसएस में आप कैंप लगाते हैं, साथ में कोऑपरेट करते हैं, सफाई करते हैं, पौधे लगाते हैं, और भी बहुत सारा। तो ये सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट आंसर था। एज ए टीचर आपको लड़के और लड़कियों में कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाना है, सहयोग बढ़ाना है उनके बीच में। तो आप लोग क्या करेंगे, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, मतलब ऐसे वर्क को, ऐसे काम को, ऐसे टास्क को सेट करेंगे कि उसमें जो
लड़की है और जो लड़का है दोनों ही एक साथ पार्टिसिपेट कर सके। तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकते हैं, तो आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आराम से पढ़ना है। आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का परीक्षण ले रहे हैं। आप निम्न में से किस विशेषता के माफी चाहूँगा आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को इनमें से बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो आप लोगों में डेवलप नहीं हो पाएगा। इनमें से एक छोड़कर इसमें एक जो है वो आप में डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कंसेप्ट जो वो आप में डेवलप नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा? प्रश्न में क्या बोला गया है, जब आप पब्लिक जो स्पीकिंग है डिबेट कर रहे हैं। डिबेट क्या होता है? वाद विवाद करना, डिबेट करना किसी टॉपिक पर। आप लोगों ने देखा होगा टीवी चैनल्स पर डिबेट चली होती है, तो कैसे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो डिबेट समझ गए होंगे आप, डिबेट किसको बोलते हैं। देखिए दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है आपका डिबेट, एक होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। इन दोनों में एक बहुत ही डिफरेंस होता है। मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप डिस्कशन जब आप बैठे होते हैं 4-5 लोग या जितने भी हो सकते हैं, 10 या 15 भी हो सकते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन में आपके पास एक टॉपिक दिया जाता है। मान लो कि महिला सशक्तिकरण का टॉपिक दिया गया है, तो सबको चर्चा करनी होती है उसके ऊपर। सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लास्ट में एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और सभी एक मत होकर उस कंक्लूजन को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब वाद विवाद की बात आती है, जैसे कि कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसके ऊपर जब डिबेट चली हुई है, तो हम एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष लगाते हैं कि ये सही नहीं किया, या ऐसा होना चाहिए, या वैसा होना चाहिए। अगला बोलता है नहीं नहीं ये ठीक हुआ, ऐसा होना चाहिए, अपने अपने कंसेप्ट बताते हैं। तो यही डिबेट वाला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक बोलने वाले जो बोलने और वाद विवाद का परीक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं जब आप, तो आपके अंदर में कौन सी करेक्टरिस्टिक है वो डेवलप नहीं होगी। तो कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। क्या कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा? नो डाउट आप में कंसेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि जब आप डिबेट करेंगे तो आपके पास आप नॉलेज होना चाहिए, तभी ना डिबेट कर पाएंगे। कि ऐसे बिना नॉलेज के ही बैठ जाएंगे कि और आप डिबेट करना शुरू कर देंगे, आप सामने वाले बंदे को डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन था आपका कंट्रोल ओवर इमोशंस, कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं सीख पाएंगे आप। तो नो डाउट ये हो सकता है। ये रचनात्मक रूप से भाषा का प्रयोग करना, आप यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिविटी, तो ये भी आप लोगों में डेवलप हो सकती है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा डिबेट करेंगे तो आप लोगों में जो कम्युनिकेट करने की जो एक स्किल है वो डेवलप होती रहेगी। तो ये भी हो सकता है कि नहीं पूछा गया, आप लोगों ने प्रश्न को ध्यान से समझना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आशा नहीं कर सकते, वो करेक्टरिस्टिक जो आप लोगों में डेवलप नहीं होगा। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक जो है ऑप्शन वो जो एक करेक्टरिस्टिक है वो आप लोगों में डेवलप नहीं होगा। उसका आंसर देना आपने। ऑप्शन डी था आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव। तो आवाज़ का उतार चढ़ाव तो आ ही जाता है डिबेट में। कभी आप जोर से चिल्ला रहे होते, कभी आप स्लो हो जाते हो, कभी आप धीरे बोल रहे होते हो जब आप डिबेट कर रहे होते हो। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था वो था भावनाओं पर नियंत्रण। देखिए आप जब डिबेट कर रहे होते हैं, माफ़ी चाहूँगे यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, भावनाओं पर जो है आप लोग नियंत्रण नहीं कर पाएंगे जब आप सार्वजनिक बोलने वाले वाद विवाद का परीक्षण ले रहे होंगे। तो आप में ये करेक्टरिस्टिक जो है डेवलप नहीं हो पाएगा, आप इसको कम से कम डेवलप कर पाएंगे। बाकी जो है आप में डेवलप जरूर हो जाएगा, लेकिन जो भावनाओं पर, इमोशन पर जो कंट्रोल है वो डेवलप नहीं होगा। ऑब्वियसली जब आप डिबेट करते हैं तो आपके जो इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिशियन के जो है बयान देखे होंगे, उन पर कंट्रोवर्सीज हो जाती है, और नो डाउट इससे क्या होता है आपकी जो भावनाएं हैं वो नियंत्रित नहीं होती है, जबकि और बढ़ावा मिलता है नियंत्रित होने की जगह। ठीक है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये आप लोगों में डेवलप सबसे कम होगा, या नहीं के समान जो है वो होगा। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं मेजरली इन प्रश्नों से ये आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर में जब ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो आप लोगों ने इनको हल कैसे करना है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस टाइप। और ये प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है? अगर हिंदी में समझ नहीं आया तो अंग्रेजी में पढ़ के देख लेते हैं। व्हाट एडवांटेजेस डू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैव ओवर एसे टेस्ट? देखिए ये पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके ऊपर नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इनमें से कौन सा, जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसके ओवर में जो है आपका एसे टेस्ट जो होते हैं, जैसे दिवाली पर निबंध लिखो, होली पर लिखो, अपना स्टेट के बारे में लिखो। तो इस पर जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सा जो परीक्षण है जो ज़्यादा लाभदायक है, मतलब
जो निबंध परीक्षण है, जो लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं हम, उसके ऊपर में जो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, वो किस प्रकार से ज़्यादा लाभदायक है, किससे कोरिलेट कर रहे हैं, निबंध और आपकी तुलना की जा रही है किसके साथ में, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बीच में। ठीक है, आप लोगों को ये बताना कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ज़्यादा महत्व क्यों है, उसका ज़्यादा लाभ क्यों है एज कम्पेयर टू निबंध के। तो ऑप्शन, पहले प्रश्न को आराम से समझना है। ऑप्शन ए था, उन्हें व्याख्या करना आसान है। तो देखिए, व्याख्या करना तो आसान हो सकता है, किसी के लिए आसान भी हो सकता है, किसी के लिए टफ भी हो सकता है, ये जरूरी भी नहीं है। उन्हें कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता कम तो नहीं होती, ज़्यादा ही चाहिए होती है। देखिए यहाँ पर कम भी लिखा हुआ है, कम नहीं ज़्यादा जरूरत होती है जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डालेंगे। देखिए, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाला तो उसमें आपने क्वेश्चन डाल दिया और नीचे ऑप्शन जो है वो ईजी दे दिए या बहुत ही ज़्यादा टफ दे दिए, तो नो डाउट आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी कि वहाँ पर जो आपने ऑप्शन देने वो मोस्ट अप्रोप्रिएट देने, कि ऐसा नहीं हो कि ईजी ही हो जाए और टफ ही हो जाए। तो थोड़ा सा बैलेंस करके आंसर नीचे ऑप्शंस देने होते हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है, जैसे सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। देखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बना रहे होंगे तो आपको जो है ज़्यादा कंसेप्ट चाहिए होगा, तो ज़्यादा जो आप लोग रिलेट कर पाएंगे कैसे। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को ऑप्शन सी समझाने के लिए कि नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है का इनका कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने जो है 8वीं क्लास का टेस्ट लेना है, आपने पढ़ा दिया है 1-2 महीने, और अब आपने उनकी जो इवेल्युएशन करनी है, तो आपने उसमें कैसे इवेल्युएट करना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डाल के। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा कि जैसे ये जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और ऐसे टाइप जो होते हैं वो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जैसे दिवाली पे निबंध लिखो, उदाहरण दे दिया मैंने जो है आपका ऐसे टाइप टेस्ट के। तो नमूना सामग्री जो चाहिए होती है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 8वीं कक्षा के लिए जो आपने टेस्ट तैयार करना है, तो आप क्या करेंगे कि कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे फॉर दी सैंपल कि कैसे क्वेश्चन डालना है। मान लेते कि आपने 15 नंबर का जो है पेपर डालना है, तो आपने 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन डाल दिए, कितने हो गए 8, और 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन डाल दिए, हो गए 12, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन डाल दिया, 15 हो गए। या इसके विपरीत कुछ और भी हो सकता है, वाइस वर्सा, आपने 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन डाल दिए, 15 क्वेश्चन हो गए, 15 नंबर हो गए, माफी चाहूँगा 15 नंबर हो गए आपके। आप वैसे भी डाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, कि सैंपल पेपर चाहिए होता है कि पहले कैसा डाला हुआ, कैसे पैटर्न में डाला हुआ है। तो उस पैटर्न को देखते हुए, चेक करते हुए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आइडिया से जो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है जिस प्रकार से। अब आप सारे 5-5 नंबर के डाल देंगे उसमें प्रश्न, तो नो डाउट उनको दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि 1-1 नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्या होते हैं, 1-1 नंबर के हो सकते हैं, 2-2 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, तो 15 के 15 क्वेश्चन कैसे होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बात कर रहा हूँ, या 1-1 नंबर का हो सकता है। तो इसमें जो है आपको सैम्पलिंग कंटेंट है ये जो है ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ऑप्शन डी में क्या बोला गया है कि उन्हें तैयार करने में कम समय लगता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को तैयार करने में कम समय नहीं लगता है, क्योंकि आपको पूरा जो है चेक करना होता है, उसके बाद जो है वो पेपर में डालना होता है। जैसे कि आपने कुछ भी क्वेश्चन, जो ये मान लेते यही क्वेश्चन है, तो इसको आपको पहले एनालाइज करना होगा, तभी आप पेपर में डाल पाएंगे इस प्रश्न को। और ये चीज़ आपने पढ़ाई भी होनी चाहिए आपके, जब आपने उनको डिलीवर किया होगा लेक्चर अपना। तो इसका जो सही आंसर था कि नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है, पेपर में जरूर इस प्रश्न को बनने की संभावनाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। तो क्या होता है, द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। जो परीक्षण, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण टेस्ट होते हैं, इसमें जो आपके पास नमूना सामग्री जो होती है वो व्यापक होती है। ठीक है, तो ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। एज ए टीचर आपको मैं पूछता हूँ कि एक स्कूल में कितनी क्वालिटी के साथ में एजुकेशन दी जा रही है, ये कैसे पता चलता है। आपके सराउंडेड में आपके स्कूल होंगे, तो आपने बच्चों में देखा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, यहाँ जो सबसे देखते हैं ना कि ये स्कूल काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज है या समथिंग, तो कैसे पता चलेगा, उनके रिजल्ट से पता चलेगा या किससे पता चलेगा। ऑप्शंस में देखते हैं, क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एक स्कूल की ढांचागत सुविधाएं, की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है, इससे आप जब जज करेंगे कि हाँ यार, यहाँ जो ये स्कूल है यहाँ पर जो शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से शिक्षा की गुणवत्ता रिलेट कर रहे हैं। कक्षा प्रणाली कैसी, आपकी क्लासरूम सिस्टम कैसा चला हुआ है। पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, या छात्र उपलब्धि स्तर। तो देखिए, आप लोगों को अगर किसी भी स्कूल में उसकी शिक्षा का
स्तर देखना है, गुणवत्ता देखने की, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है छात्रों को नहीं मिल रही है, तो छात्रों की उपलब्धि अचीवमेंट लेवल को देखना होगा। अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को देखना होगा आपको कि वो कितना अचीव कर पा रहे हैं। अचीव किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि उनके व्यवहार में क्या चेंज आ रहा है, वो सकारात्मक व्यवहार वाले हैं या नकारात्मक व्यवहार वाले, कैसा बिहेव कर रहे हैं, या उनके अचीवमेंट्स देख सकते हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा ना। और क्या वो इनिशिएटिव ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्या उनमें कोऑपरेशन वाली क्वालिटी डेवलप हुई है नहीं हुई है, सहयोग वाली, वो दिख जाएगा उनकी एक्टिविटी से नो डाउट। जब एनवायरनमेंट में रहेंगे, क्या उनमें पढ़ना जो है वो कैसे पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, वो डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उनके जो स्टूडेंट की जो अचीव कर पा रहे हैं उस चीज़ के लेवल स्तर से जो हम असेस कर सकते हैं कि एक स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता जो है इस पर डिपेंड करती है, और ये एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है इस चीज़ का। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है। देखिए एनसीटीई की बात की जा रही है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, तो एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग ध्यान रखेंगे, इधर ही बता दी गई है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। एनसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनका उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका, एक ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन के फील्ड में, और इनका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इनका ऑप्शन ए है आपका, शिक्षा के महाविद्यालय खोलने के लिए इनका काम है। क्या ये एनसीटीई का, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का काम है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन्होंने कॉलेज ओपन करने हैं। शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना है, प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, क्या इनका काम है, एनसीटी का काम है कि जो शिक्षा में वो अनुसंधान के लिए बढ़ावा देना है, रिसर्च के लिए बढ़ावा देने का काम इनका है। शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के लिए, शिक्षा के महाविद्यालय में जो द मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो मानकों को बनाए रखने के लिए क्या इनका ये एम है। शिक्षा के महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करने के लिए, तो जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर क्या करना, आपने ग्रांट देनी है, कुछ पैसा देना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो या क्लासरूम ठीक कर लो या समथिंग कुछ भी। तो इसका जो मेन एम है शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का, तो वो है शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के लिए। शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के लिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये मेन एम है इनका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं मिला आपको, प्रश्न के ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं मिला मान लेते हैं अभी, तो इसका जो सही आंसर होगा उस परिस्थिति में जो इसका सही आंसर होगा वो होगा टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन। लेकिन अगर टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये वाला ऑप्शन आपको मिलता है तो आपको यही टिक करना है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और इनका मेन काम क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम और थ्रू आउट द कंट्री जो है टीचर एजुकेशन सिस्टम में जो है डेवलपमेंट करना जो है, इसके साथ में ये काम करते रहते हैं। और शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखना भी इनका जो इनके स्टैंडर्ड्स है उनको बनाए रखना होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। देखिए अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है एक टॉपिक से, जो आप टॉपिक डिलीवर करने गए हैं, आप एक लेक्चर देने गए हैं कक्षा में, और एक स्टूडेंट जो है वो आपको उस टॉपिक से अनरिलेटेड मतलब रिलेट नहीं कर रहा है, असंबंधित कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है आपके पास, आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देके यू अलो कि आप उससे जो है वो अनरिलेटेड क्वेश्चन है उसको पूछने देंगे। आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, आप उन्हें मना करेंगे कि नहीं आप प्रश्न मत पूछो। आप इसे अनुशासनहीनता समझेंगे और उसे दंडित करेंगे, आप बोलेंगे कि ये इनडिसिप्लिन है और आप उसे जो पुनिश करेंगे। तो आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो हम बारी बारी से पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ऑप्शन बी जो है ये तो पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि बच्चों को प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। अगर वो प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होंगे, आपके पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तभी ना वो क्वेश्चन पूछेंगे, तभी ना आप समझा पाएंगे, तभी आप टीचर है, तभी आप उन्हें जो है समझा पा रहे हैं। तो जो नहीं वाला ऑप्शन है ये तो पहले ही गलत हो गया कि आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। डेफिनेटली बच्चों को पूछने का अधिकार है प्रश्न।
आप उसे अनुशासनहीनता समझेंगे और उसे दंडित करेंगे। ऑप्शन सी है, देखिए इनडिसिप्लिन समझेंगे और उसे दंडित करेंगे। दंडित करने वाला कोई भी ऑप्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचे आपके पास ए और डी, इनमें से ढूंढते हैं। आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, तो अनुमति तो दे सकते हैं। अब ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं हम। अनुमति तो दे सकते हैं आप। इन बिटवीन दी क्लास शायद इतना अप्रोप्रिएट नहीं है ये। आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए ऑप्शन ए जो है ये बोल रहा है कि आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे जो होते हैं वो आप जो टॉपिक पढ़ा रहे होंगे उससे भटक जा सकते हैं, तो इसलिए आप उसे अनुमति, इंस्टेंट अनुमति तो नहीं दे सकते, मतलब कि आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन साथ ही जो है अगर उसने प्रश्न पूछा है तो आप जो है क्लास के बाहर, कक्षा के बाद जो है उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न पता क्या बोला गया है, जो ऑप्शन में है आपका, यहाँ पर प्रश्न में ये बोला गया है कि असंबंधित प्रश्न है, ना कि अनएप्रोप्रिएट प्रश्न है। मतलब कोई गलत क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो असंबंधित है, वो टॉपिक से असंबंधित है। हो सकता है दूसरे टॉपिक का वो महत्वपूर्ण प्रश्न हो, लेकिन उस समय जो उस आंसर को आपको देना इतना उचित नहीं होगा। आप मेरे ख्याल से इन दोनों शब्दों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अनएप्रोप्रिएट आंसर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो अनरिलेट क्वेश्चन पूछ रहा है। दोनों में डिफरेंस है। अनएप्रोप्रिएट होगा कि वाहियात क्वेश्चन, कुछ मतलब होते हैं ना उदंडित स्टूडेंट्स, कि कुछ और ही पूछ लिया। तो अनअप्रोप्रिएट नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि गलत क्वेश्चन, जो असभ्य क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हो सकता है वो जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा हो वो इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है कि आप कक्षा के बाद उस प्रश्न का आंसर देंगे। डेफिनेटली बच्चे ने प्रश्न पूछा है तो आपको आंसर देना बनता ही बनता है, क्योंकि आप बच्चे को ब्लैंक नहीं रख सकते हैं। तो ये जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करने की अप्रोच रखनी है पेपर में, जब भी पेपर आपका जो एंट्रांस एग्ज़ाम है। और साथ ही एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पेपर में ऐसा लगे, एंट्रांस टेस्ट में बैठे हुए और समय कम बच रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं और वो समझ नहीं आ रहा है, और साथ ही आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं और आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो, कि माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर मैं एक्सटर्नल साउंड के लिए, डिस्टर्बेंस के लिए, कि आप जो है वो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो ऑप्शंस को, जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं उनको क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम कम बचा होता है तो आप जल्दी जल्दी करते हो, तो आप उन्हें समझने में समय लगता है इन प्रश्नों को। तो अगर आप लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि क्वेश्चन में जो है इसका आंसर क्या हो सकता है, आप कन्फ्यूज है टोटली, तो आपने एक ही ट्रिक यूज़ करनी है। बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो मोस्ट सकारात्मक आंसर होगा ना नीचे ABCD ऑप्शंस में, उसको टिक कर देना है। तुक्का कैसे लगाना है ये बता रहा हूँ मैं, इन प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो आपने क्या करना है इसमें, सिंपली क्या करना है कि जो 4 ऑप्शन देखने हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आंसर तो सारे ठीक लग रहे हैं मुझे, तो आपने आंसर में देखा ना कि सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। आपने क्वेश्चन छोड़ देना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ये मैंने बोला हुआ है आप लोगों को, जब परिस्थिति बहुत ज़्यादा जो है नाजुक हो जाती है, मतलब समय कम बच रहा होता है और आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर करने होते हैं, तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ नीचे ऑप्शन के दिखा होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन पढ़ो और सीधे आपको आंसर मिल जाए। आपको क्वेश्चन भी पूरा पढ़ना होता है और ऑप्शन भी सारे पढ़ने होते हैं, और उन ऑप्शन को फिर रिलेट भी करना होता है प्रश्न से। तो काफ़ी वाइड पोर्शन रहता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो काफ़ी समय ले लिया मैंने, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। मूव करते हैं, और ज़रूरी भी था ये बताना आप लोगों को, ताकि आपका एंट्रांस टेस्ट क्लियर हो जाए। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जो टीचिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इससे जो आपको काफ़ी हेल्प मिले। HPU B.Ed एंट्रांस एग्जाम में आप जरूर प्रश्न को, आप जो है एंट्रांस को क्लियर करेंगे और HPU में आप लोगों को सीट मिलेगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी साइकोलॉजिकली ट्रिक यूज़ की गई है। ऑप्शन ए है आपके पास, मैं बताता हूँ क्या की गई है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल मेले में जाना, आप क्या करेंगे कि दीपावली आयोजित की जा रही है आपके स्कूल में, आप मेले में आप जाएंगे उधर। ऑप्शन बी है समारोह में भाग लेंगे, आप पार्ट बनेंगे उस फंक्शन का। कुछ बेचने के लिए एक दुकान लगाएंगे, आप कुछ सेल करने के लिए कुछ दुकान लगा देंगे। कॉपी पुस्तक जो भी आप बेचेंगे, पेन बेचेंगे, पेंसिल बेचेंगे, ऐसी कुछ दुकान लगा सकते हैं। ऑप्शन डी है आगंतुकों को मुफ्त में पानी वितरित करेंगे, जो आ रहे होंगे वहाँ पर उस मेले में, स्कूल में जो दीपावली आयोजित की जा रही है, तो वहाँ क्या करेंगे, आप पानी देंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके विद्यालय में
दीपावली मेले की बात की जा रही है, का आयोजन हो रहा है, तो मेले तो जनरली पब्लिक एरिया में होते हैं पर स्कूल में तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर जो दीपावली है ना, आपको भ्रमित करने के लिए लिखा हुआ है दीपावली। तो यहाँ पर जनरली क्या पूछा जा रहा है, आपको थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ ही प्रश्न को अटेंड करना है। दीपावली की जगह आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे, खुद से ही एज्यूम करेंगे, एग्जामिनर ने नहीं लिखा है। अगर आप एज्यूम करेंगे तो इस प्रश्न को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे ऑप्शंस के साथ में और सही आंसर दे पाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दीपावली फेयर की जगह आप ऐसे करेंगे, वार्षिक समारोह जो होता है, वितरण समारोह, उसकी बात की जा रही है, एनुअल फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो एनुअल फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किए गए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल साधारण शब्दों में ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, अगर प्रश्न को अपनी तरफ से आप लोगों ने आसान बनाना है तो केवल आप उस फंक्शन में भाग लेंगे, इज नॉट सफिशिएंट एज ए टीचर। समारोह में भाग लेंगे, आप क्या करेंगे कि उस फंक्शन में जो है भाग लेंगे। देखिए यहाँ पर केवल लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो केवल जस्ट फॉर्मेलिटी है, तो केवल वाला ऑप्शन जो होता है वैसे ही गलत हो जाता है पहले, तो ये डिलीट हो जाएगा पहले ही। तो समारोह में भाग लेंगे, डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट करेंगे फंक्शन में, क्योंकि एक टीचर को अपने स्कूल से आप जो एक टीचर होता है उसी को अपने स्कूल के बारे में ज़्यादा पता होता है। जब फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा हो रहा है आपके स्कूल में, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट लगेगी, बहुत सारी चीज़ों, डिसिप्लिन, ये वो चीज़ों की जरूरत होगी, तो एक टीचर को ही पता होगा। तो आपकी पार्टिसिपेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट क्या करेंगे। कुछ बेचने के लिए एक दुकान लगाएंगे, तो दुकान तो आपने क्यों ही लगानी है। अगर दुकान को मुफ्त में पानी वितरित करेंगे, ये आप कर भी सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है समारोह में भाग लेंगे। एज ए टीचर आपको आपके स्कूल में जो है दीपावली जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है, मतलब मेला लगाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उस फंक्शन को सक्सेसफुल बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। इस प्रकार से आपने अपनी जो है संज्ञानात्मक जो आपकी क्वालिटी है, आपकी स्किल है, इसको यूज करना होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर भी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न लिटिल बिट थोड़ा सा टफ भी है, इसको समझाता हूँ मैं। दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है। देखिए ये पूछा जा रहा है कि टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल ऑफ डेवलप। सबसे पहले जो पहले शब्द लिखे हुए इनके ऊपर फोकस करो। टीम टीचिंग, दल शिक्षण की बात की रही है, मतलब ग्रुपिंग में टीचिंग करनी है। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा भी इस प्रश्न को, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। प्रतिस्पर्धा भावना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी आप में, या कोऑपरेशन जो है क्षमता बढ़ेगी। विकसित करने की क्षमता है आप में जब आप ग्रुप टीचिंग कर रहे हैं, आप टीचर है, आपके साथ कोई और टीचर भी आपका सहयोग कर रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। एक दूसरे के शिक्षण को पूर्व की आदत, मतलब द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे के शिक्षण में अंतराल को उजागर करना। तो एक दूसरे के जो डिफरेंसेस होते हैं, जो गैप होते हैं, उसको बढ़ाना। कि आप लोग दो टीचर है मान लेते, दो या दो से अधिक टीचिंग को क्या बोलते हैं, आपकी टीम टीचिंग बोलते हैं। आप अभी के लिए मान लेते हैं कि दो टीचर है और आप लोग शिक्षण करने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग जो है आप एक दूसरे की जो कमी है उनको बताएंगे, और जो है उनमें जो अंतराल, आप में क्या डिफरेंस है और सामने वाले में क्या डिफरेंस है, आप लोग इसको बताएंगे। तो नो डाउट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो एक दूसरे के शिक्षण को पूर्व की आदत में, मतलब एक दूसरे के साथ में आप लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के शिक्षण को पूर्व की आदत में करेंगे। जैसे कि मैं इसको प्रश्न को, इसका जो सही आंसर है वैसे ऑप्शन सी ही है, एक माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, ऑप्शन सी ही इसका जो है सही आंसर है। एक दूसरे के शिक्षण को पूर्व की आदत जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। देखिए कोऑपरेशन भी इसका आंसर हो सकता था, बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है ये। और सहयोग, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने, अगर पेपर में आया था ये क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चों ने ये प्रश्न का आंसर जरूर दिया होगा कि सहयोग हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है। मैंने पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में ही बात कर दी है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। सहयोग भी सही लग रहा है, क्या ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस प्रश्न के कंपेरिजन में। प्रतिस्पर्धा की भावना तो नहीं करेंगे आप ग्रुपिंग में, ये तो गलत हो जाता है, आप क्यों कंपीट करेंगे। आपका काम है नॉलेज डिलीवर करना, बच्चे की कोग्निटिव को डेवलपमेंट करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करना। तो आपस में आप लोग प्रतिस्पर्धा करके, टीचर आपस में प्रतिस्पर्धा करके बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएंगी मेरे ख्याल से। और सहयोग और सी ऑप्शन जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका एक दूसरे के शिक्षण के पूर्व की आदत। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इस प्रश्न को, इस ऑप्शन को रिलेट करता हूँ, इस प्रश्न ऑप्शन को जो है ऑप्शन सी को कैसे रिलेट कर, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए एक कंसेप्ट है जो रिलेट कर रहा है आपका फिजिक्स से और बायोलॉजी से। तो आप जो दो टीचर हैं, एक है आपका फिजिक्स का मान लेते हैं और आपके साथ एक है आपका बायोलॉजी का, और टॉपिक क्या है, टॉपिक है साउंड। तो साउंड, तो जो साउंड है, एक आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, साउंड को फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आप क्लास में गए एक टीचर गया जो फिजिक्स वाला है, उसने साउंड के बारे में बता दिए कि हाँ साउंड कैसे ट्रैवल करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है ये, और जो सबसे ज़्यादा जो कठोर में ट्रैवल करती है, जो ठोस होती है उसमें सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, उससे कम पानी में, लिक्विड में उससे सबसे कम जो वो हवा में क्यों करती है, वो सब बता दिए फिजिक्स वाले टीचर ने। दोनों को एक ही क्लास ले रहे हैं, बायोलॉजी वाले और
फिजिक्स वाले। तो ये एक एक टीम बनी हुई है इन दोनों टीचर्स की, ठीक है। फिर आपने 10 मिनट पढ़ाया, बताया आपने साउंड के बारे में। फिर जो है एक बायोलॉजी वाले टीचर जाते हैं क्लास में और उस कंसेप्ट को जो है, साउंड वाले कंसेप्ट को जो बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, कैसे कि हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है, साउंड कैसे सुनाई देती है, हमें कान से सुनाई देती है, कान के बारे में फंक्शन बताया कि कान में साउंड कैसे जाती है और कैसे जो है आपका फंक्शन होता है कान का। तो ये बायोलॉजी से रिलेट हो गया। यही जो रिलेशन है ना, यही इसी को क्या बोलते हैं, दल शिक्षण बोलते हैं, टीम टीचिंग बोलते हैं इसको, समझ गए। और मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत एफर्ट की है आप लोगों को समझाने के लिए। उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे इसको, और पेपर में आएगा तो इस प्रकार से आपने अप्रोच लगानी है इन प्रश्नों को करने की। सबसे पहले तो प्रश्न को आराम से ध्यान से पढ़ना और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि समय कम बच रहा होता है उस समय। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है आपकी, एक अच्छा संचारक कौन होता है, कम्युनिकेटर। जब बात कर रहे होते हैं ना हम एक दूसरे से, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो एक अच्छा संचारक किसे कहते हैं, एक अच्छा संदेश वाहक किसको कहते हैं, तो उसको जो है पूछा जा रहा है। तो प्लेंटीफुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या प्लेंटीफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है एक अच्छा गुड कम्युनिकेटर। एक गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला बंदा होता है, या कंसाइज प्रूफ वाला बंदा होता है, या रिपीटिशन ऑफ फैक्ट वाला बंदा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्लेंटीफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा जो होता है, जो सबसे बेस्ट जो है गुड कम्युनिकेटर होता है। कैसे, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो आपको कम शब्दों में ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा बात समझा सके आसान भाषा में, उसको बोलते हैं गुड कम्युनिकेटर। प्लेंटीफुल इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं हम, अत्यधिक जानकारी कम शब्द बोल के, आसान शब्द बोल के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे करने वाले बंदे को क्या कहते हैं हम, पर्सन को क्या कहते हैं हम, गुड कम्युनिकेटर कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था ये प्रश्न 2021 के जो आपका HPU-BEd का एंट्रांस हुआ था। तो ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न भी था, और काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है, और इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।